Hi student, now I am discussing the most important features of C Sharp 13। जैसा कि आपको पता होगा कि C Sharp 13 अभी मार्केट के अंदर न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ने C Sharp 13 के अंदर कुछ नए इन्हेंसमेंट किए हैं .NET 9.0 वर्जन के साथ। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको ये क्लैरिफाई करूँगा कि C Sharp 13 के अंदर क्या क्या नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सी शार्प 13 एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर वर्जन है जिसके अंदर डॉट नेट ने बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड किए हैं। तो मैं अभी आपको टॉप 10 फीचर्स बताता हूँ जो सी शार्प 13 के अंदर ज़्यादातर यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सी शार्प 13 के अंदर जो पहला इन्हेंसमेंट है वो परम्स कलेक्शन में है। जैसे आपने पहले भी जिन्होंने सी शार्प पढ़ा होगा उनको पता होगा कि सी शार्प में परम्स करके पर्टिकुलर्स क्या है, पहले भी एक कीवर्ड था जिसका मेनली काम होता था पैरामीटर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यदि हमें किसी भी टाइप का कोई पैरामीटर्स मैनेज करना है या एरे एज अ पैरामीटर्स आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन ये बाद में रिस्ट्रिक्ट हो गया था। ठीक है, वापस से सी शार्प 13 में परम्स कलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है और इस बार इसमें बहुत सारा इन्हेंसमेंट किया है कि अब परम कलेक्शंस में हम सिर्फ एरे पास नहीं कर पाएंगे, हम परम कलेक्शन के अंदर कोई सा भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं, क्योंकि सी शार्प ने आई नंबरेबल नाम का जो इंटरफेस है उसको परम कलेक्शंस के अंडर में इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो इस तरीके से हम परम कलेक्शंस के अंदर के टाइप को मेंटेन करेंगे। जो कॉमन टाइप है, किसी भी टाइप का कलेक्शन हो चाहे वो एरे हो, सभी को ये मैनेज कर पाएगा। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल्स मैंने बताया हुआ है और इसको मैं एक बार आपको रन करके भी बताता हूँ। इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो 2022 आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और सी शार्प 9 13 जो है ना वो .NET 9.0 के साथ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर अपन क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जैसे ही आप क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आएगा कंसोल एप्लीकेशन का। ठीक है, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर मैंने दे दिया इसका नाम सी शार्प लेटेस्ट। सी शार्प लेटेस्ट नाम से मैंने इसमें दे दिया। इसमें मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप मैंने .NET का 9.0 वर्जन लिया हुआ है, क्योंकि मुझे .NET 9.0 के अंदर ही सी शार्प 13 के फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे। यदि आपने कुछ दूसरा यूज़ करा तो ये इसके अंदर ये कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डू नॉट यूज़ टॉप लेवल स्टेटमेंट्स आप कर सकते हो। कंटेनर सपोर्ट अभी हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको मैनेज कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो आपको एक प्रोजेक्ट बना करके देगा और वहाँ पर हम परम्स कलेक्शन का जो फीचर्स है ना उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो परम कलेक्शंस के अंदर आपको एक नॉर्मल एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम आपको परम्स टाइप आई कलेक्शन टाइप का एक पैरामीटर्स लेना है। फिर हम इसके अंदर किसी भी टाइप मतलब एरे पास करेंगे तो भी ये काम करेगा, यदि हम लिस्ट पास करेंगे तब भी काम करेगा, एरे लिस्ट पास करेंगे तब भी काम करेगा, मतलब ये सभी टाइप के कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएटेड हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक मेथड बना लेता हूँ मैं, प्रिंट नंबर्स करके। ओके, दिस इज़ अ मेथड। ये नॉर्मल एक स्टैटिक मेथड है, आप देख सकते हो। और इस स्टैटिक मेथड को मैं प्रिंट नंबर्स को मैं इसके अंदर कॉल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया है 1 2 3 4 5। तो ये जो है एज आ पैरामीटर्स मैं प्रिंट नंबर्स नाम का एक यूजर डिफाइन स्टैटिक मेथड बनाया और इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 जैसे मैं पास करूँगा तो ये एज आ आई न्यूमेरल ऑब्जेक्ट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या करेगा, सिंपली डिस्प्ले कर देगा। तो परम्स इस कम बैक मतलब परम्स फिर से सी शार्प 13.0 में आ चुका है और इसके थ्रू आप किसी भी टाइप का कलेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर एरे, इट सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे तो ये डेटा जो हमने पास किया है एज अ पैरामीटर्स ये आपको शो हो जाएगा। ओके, दिस वन। तो ये हमारा ये एक इन्हेंसमेंट है सी शार्प 13 के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्हेंसमेंट रीड ओनली स्पैन। ठीक है, रीड ओनली स्पैन ये भी एक कलेक्शन टाइप होता है, कलेक्शन एक्सप्रेशन होता है। इसको सी शार्प 13 ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें रीड ओनली स्पैन इज़ अ स्टैक एलोकेटेड स्ट्रक्चर है। इट अवॉइड्स हेल्प एलोकेशंस विच कैन बेनिफिट परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। ये मेमोरी सेफ्टी के लिए भी यूज़ होता है, वर्सेटिलिटी एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ होता है। मतलब इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जो डेटा प्रिंट करा है उसको हम चाहें तो रीड ओनली स्पैन के थ्रू भी इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने ये कलेक्शन ले लिया, अब इसके डेटा को हमें मैनेज करना है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है। तो जहाँ पर भी आपको अपने डेटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस यदि आपको मैनेज करना है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है C#13 का, दैट इज़ कॉल्ड न्यू लॉक ऑब्जेक्ट। C#13 आपको लॉकिंग का मेनली यूज़ कहाँ पर होता है, सिस्टम डॉट थ्रेडिंग में होता है। तो C# ने सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट लॉक नाम से पर्टिकुलर एक क्लास इंट्रोड्यूस किया है, जो पहले मॉनिटर के थ्रू काम होता था। तो इसके अंदर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में इसने और बहुत ज़्यादा काम करा है कि मतलब थ्रेड को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो। थ्रेड सेफ्टी बिहेवियर को इम्प्रूव करा है इसने, कोड मेंटेनेबिलिटी को भी इसने आसान करा है। तो ये दोनों फीचर्स हम C# के अंदर मैनेज कर सकते हैं यूजिंग लॉक ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक इन्हेंसमेंट आपका प्रॉपर्टीज़ में हुआ। जैसे सभी को पता होगा कि प्रॉपर्टीज़ हम गेटर सेटर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, तो अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम कस्टम लॉजिक्स भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रॉपर्टीज़ का गेटर पार्ट है और ये प्रॉपर्टी का सेटर पार्ट है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया कि जो भी वैल्यू यदि प्रॉपर्टी में सेट होगी, यदि वो करंट वैल्यू से लेस होगी, तो इस केसेस में क्या होगा कि जो करंट वैल्यू है वही उसके अंदर आ जाएगा, और यदि कोई भी वैल्यू जो करंट वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो आपका असाइन हो जाएगा। तो मतलब जो कस्टम लॉजिक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स आपका इंट्रोड्यूस किया गया है C#13 के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दोनों पास करा, इवेंट नाम से जो क्लास बनाया उसको ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे मैंने डेट टाइम पास कर रहा हूँ, माई इवेंट डॉट इवेंट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट टाइम, और ये मैंने वैल्यू सेट किया। अब जैसे मैं, अब ये वैल्यू आप देख सकते हो, तो ये करंट मतलब जो करंट वैल्यू है उससे कम है तो करंट डेट दे देगा, और यदि करंट जो वैल्यू आप सेट कर रहे हो वो आज के डेट से क्या है, आपका ग्रेटर है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे 1, तो ये दोनों के दोनों में आपको क्या देगा, करंट डेट ही आपको मैनेज कर देगा। तो मतलब आप इस तरीके से कस्टम लॉजिक हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको भी चला के देख सकते हैं। इसके लिए हम एक और से क्लास बना लेते हैं। इस क्लास का नाम ऐड न्यू आइटम, किसी भी नाम से बना सकते हो। अभी मैंने इस एग्जांपल में इवेंट इसका नाम दे रखा है, तो मैं इवेंट के नाम से ही बना लेता हूँ। आई हैव क्रिएटेड दिस क्लास, और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, डेट टाइम इवेंट डेट करके। इसमें गेटर और सेटर मैंने दोनों दिया है, प्रॉपर्टी का नाम इवेंट डेट है। अब इसके अंदर कस्टम लॉजिक कैसे मुझे मैनेज करना है, तो देखो कस्टम लॉजिक मैं इस तरीके से इसके अंदर मैनेज कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। इस बार स्टैटिक वॉइड मैंने इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये इसको कॉल करा। अब मैं इसको दे देता हूँ by/mm_dd। ठीक है, ये अब ये डेट करंट डेट से क्या है, ग्रेटर है, तो इस केस में ये डेट प्रिंट करेगा, और ये डेट करंट डेट से लेस है, तो इस केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टम लॉजिक किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, सेट में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये कहलाता है कस्टम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना। अब इस प्रोग्राम को जैसे मैं प्रिंट करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वाले जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट किए है, 1/1/2020 मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। दूसरे में मैंने 1/12/2025 मैनेज किया है। ठीक है, तो इस केस में 1/7/2025 इसमें मैनेज कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, लेस है, इसलिए जो लेस वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया है कि जो करंट डेट है वो प्रिंट करेगा, और यदि ग्रेटर है तो उस केसेस में जो वैल्यू हमने दिया है वो वैल्यू प्रिंट करेगा। मतलब ये एक टर्नरी ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मतलब एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कस्टम लॉजिक कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऑपरेशंस भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। दीज आर द एडिशनल फीचर्स ऑफ C#13। आप एस्केप कैरेक्टर्स, मतलब एस्केप कैरेक्टर्स कभी भी हमें यदि यूज़ करना होता है, तो उसके लिए पहले हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी C#13 के पहले। इसके लिए हमें पहले इस तरीके से लिखना पड़ता था एस्केप कैरेक्टर्स के लिए, /U001B या ऐसा लिखना पड़ता था हेक्साडेसिमल पैटर्न के लिए। तो अब आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे सीधे /E लिख करके एस्केप कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट अप्रोच आपको एस्केप कैरेक्टर्स के लिए C# ने प्रोवाइड किया है, /E। अब आपके पास किसी भी टाइप का कोई यूनिकोड सीक्वेंस में नहीं लिखना है एस्केप कैरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टली /E लिख सकते हो। तो ये एक नया एस्केप कैरेक्टर्स है। एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे /N होता है, /T होता है, /B होता है, वैसे अब C#13 में /E करके एक एस्केप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसके बाद अपन 6 पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्लीसिट इंडेक्स एक्सेस। जैसे अभी आपने देखा होगा कि किसी भी एरे को यदि हमें डिस्प्ले करना है, तो हम 0 इंडेक्सिंग से ही एरे के अंदर के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। पर C#13 के अंदर कैरेट सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके थ्रू अपन लास्ट इंडेक्स के थ्रू भी हम एरे के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया #1, तो ये लास्ट एलिमेंट्स को बताएगा। #2 करूँगा, सेकेंड लास्ट बताएगा। #3 जो है थर्ड लास्ट बताएगा। तो लास्ट से भी आप एलिमेंट्स को कंसिडर कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा इन्हेंसमेंट हुआ है C# के अंदर। हम चाहें तो इसको चला के भी मतलब देख सकते हैं। ठीक है।
यहाँ पर मैंने इसको प्रोग्राम डॉट सी एस में गया और इसको मैं यहाँ पे इन्हेंस कर देता हूँ। नाउ आई विल क्लोज दिस। तो देखो 1 2 3 4 5। अब जैसे मैंने कैरेट 1 किया तो क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। कैरेट 2 में क्या प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। 1,4 मतलब 1 से लेकर के 4 तक के सब एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है ये C#13 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे आप अपने प्रोग्राम्स को बहुत ईजी वे में मैनेज कर सकते हैं। ये देखो लास्ट एलिमेंट, सेकेंड लास्ट एलिमेंट और 2 3 4 को मैनेज कर रहा है। पार्शियल मेंबर्स, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा C# के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है पार्शियल क्लासेस का, कि सेम नेम के क्लासेस हम बना सकते हैं फॉर मल्टीपल डेवलपर्स या मल्टीपल यूजिबिलिटी। वैसे आप सेम नेम का मेथड भी बना सकते हैं, सेम नेम का प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, सेम नेम का इवेंट भी बना सकते हैं। बस आपको उन सबके सामने पार्शियल लिखना पड़ेगा। जैसे ये क्लास है, मेथड्स के सामने मैंने पार्शियल लिखा तो सेम नेम का मेथड बना सकता हूँ मैं इसके अंदर। ऐसे प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स भी हम सेम नेम के बना सकते हैं अलग अलग फाइल में। ओवरलोड रिजोल्यूशन प्रॉपर्टी, अब ओवरलोड रिजोल्यूशन प्रॉपर्टी भी इसने दिया कि एक्सेस करने के लिए, जैसे अपन कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के को अपन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के रीअसाइन कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को शॉर्टकट अप्रोच में मैनेज कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द विथ एक्सप्रेशन। तो ओवरलोड रिजोल्यूशन के लिए विथ नाम का एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के डेटा को अपन दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें मैंने नेम और एज लिया। अब पर्सन के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना के इसके अंदर की वैल्यू सेट कर दी। नेम की वैल्यू मैंने एलाइस और एज की वैल्यू 30 सेट की। अब पर्सन 2 के अंदर मैं पर्सन के 1 का पूरा डेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और इसमें एक्स्ट्रा बस मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, एज में कर रहा हूँ। तो अब पर्सन 1 डॉट नेम और पर्सन 1 डॉट एज में क्या आ जाएगा, आपका एलाइस और 30 आ जाएगा। और पर्सन 2 के अंदर एज मैंने ओवरराइड किया, बाकी नेम मैंने किसका लिया है, पर्सन 2 का लिया है। तो उस केस में मुझे पर्सन 2 के अंदर का जो नेम है, मतलब इसमें भी नेम आपको एलाइस मिलेगा और एज कितना मिलेगा, 35। तो ये भी एक नया फीचर्स है, ठीक है। इसको भी हम चला के देख सकते हैं। नाउ आई एम क्रिएटिंग द क्लास ऐड न्यू आइटम, और इस क्लास का नाम मैंने दे दिया पर्सन। ओके, इस पर्सन क्लास में मैंने दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स, ठीक है, सॉरी, दो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब प्रोग्राम डॉट सी एस में जाते हैं। यहाँ पर मैंने पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट और पर्सन 2 के ऑब्जेक्ट में पर्सन 1 के ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा है, ओवरलोड करा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो, पर्सन 1 इज़ नॉट नल हियर। ओके, इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, पर्सन 2 डॉट एज, पर्सन 1 with age equals to 35, स्टैक टाइप। यहाँ पे मैंने पर्सन बनाया, इंट पर्सन, पब्लिक क्लास पर्सन, गेट, और यहाँ पे इनिट कर दिया, और यहाँ पे एज को भी अपन ने गेट और इनिट कर दिया है। Just a minute. Is not a struct type. The type person is not a valid record type and is not a struct type. Person 1 with remove and sort using. Go to definition, just a minute. ओके, इसको अपने स्ट्रक्ट टाइप का लेना पड़ेगा। एंड नाउ आई विल मैनेज इट। ये देखो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो गई, मैनेज हो गई। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद न्यू फीचर्स है फील्ड कीवर्ड। द फील्ड कीवर्ड कैन बी यूज रिफर टू द बैकिंग फील्ड ऑफ एन ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। इसमें एक फील्ड करके कीवर्ड नया मैनेज किया गया है। ओके, इस फील्ड कीवर्ड के थ्रू आप पर्टिकुलर्स, जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर, आपको कोई डेटा को, अपने को कोई वैल्यूज़ को मैनेज करना है, ठीक है,
तो मतलब बैकिंग फील्ड ऑफ एन ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी, मतलब ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिफर करेगा। जैसे मान लो अपन ने कोई प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पहले से बना के रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाई माय प्रॉपर्टी, गेटर सेटर, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया। तो गेट के अंदर जो है ना ऑटो इम्प्लीमेंटेड जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। और सेट के अंदर मैंने यहाँ पे नया वैल्यू जो भी मैं दूंगा उसके अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है। तो यदि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको किसी दूसरे पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, यूज़ करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने का के लिए, मतलब सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपन फील्ड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है, ये बहुत अच्छा पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है जिसके थ्रू आप किसी भी फील्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। एक्सटेंशन मेथड, जैसे हमने एक्सटेंशन मेथड पहले भी पढ़ा था या पहले भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये C#13 के अंदर इसमें क्या इन्हेंसमेंट हुआ है, तो आपको बिना किसी डेफिनेशन को एडिट किए बगैर आप डायरेक्टली एक्सटेंशन मेथड्स यूज़ कर सकते हो। दीज मेथड्स आर डिफाइंड एज स्टैटिक मेथड, इसको आप स्टैटिक मेथड की तरह थ्रू यूज़ कर सकते हो। इसके लिए बस आपको दिस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन मेथड स्ट्रिंग का एक्सटेंशन बनाया, तो अब मुझे स्ट्रिंग क्लास को मुझे मैनेज नहीं करना है, मैं बिना किसी एग्जिस्टिंग टाइप का यूज़ किए बगैर भी मैं सीधे सीधे इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई भी एक्सटेंशन मेथड्स बनाते थे तो हमारे पास जो पहले से प्री डिफाइंड क्लासेस होते थे उन्हीं को हम यूज़ करते थे, पर यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग टाइप्स का यूज़ नहीं करना है और आप उसके अंदर के फीचर्स को एडिट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इन्हेंसमेंट है C# में। तो ये सभी फीचर्स हैं C# के अंदर, जिन फीचर्स को आप अच्छे से इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, इसको प्रैक्टिकली चला सकते हो। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ C#13। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको .NET 9.0 के फीचर्स भी बताऊंगा। पहले आप इस फीचर्स को अच्छे से चलाइए, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। थैंक यू।